हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेट 4 का, ठीक है, सेट 4 है ये और ये HY सेट है 2024 का। तो मैं आपको 22 क्वेश्चन से लगवाऊंगी क्योंकि 1 से लेकर के 21 तक मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया है। तो ये पार्ट 2 है, इसमें 22 से क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन 22 का है, यदि किसी AP के पहले m पदों का योगफल n है तो m पदों का योगफल n बताया है और n पदों का योग m है, ठीक है। n मतलब m पदों का योग n है और n पदों का योग m है, ठीक है, ये बताया है। तो हमें m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो बात की बात है कि हमें क्या ज्ञात करना है। पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। अच्छा, क्या क्या दिया है कि m पदों का योगफल n है और जानते हैं हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि n पदों का योगफल, तो Sn ये फार्मूला होता है बराबर n/2 और यहाँ क्या 2a प्लस n-1 ये n है इंटू डी, ठीक है। तो ये हो गया Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कहा क्या है इसमें देखिए कि m पदों का योगफल n है। तो अगर हमें पद m लेने हैं, ठीक है, अगर हमें m पद लेने हैं यानी n की जगह m लेना है, m पदों का योगफल, तो n की जगह हमें m लेना है, ठीक है, n की जगह m लेना है। और ये है कितना, ये n है, ठीक है। Sn की वैल्यू n है अगर हम m ले रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में कहा है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब 2 यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या 2n बन जाएगा, फिर यहाँ m तो ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर यहाँ क्या 2a प्लस m-1 और इंटू डी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये डी यहाँ ऐसे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये जो m है, m कहाँ जाएगा बट्टे में, तो हम ये कह सकते हैं कि 2n और ये m बट्टे में चला गया, फिर यहाँ 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से 2a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से 2a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर ये वाला पोर्शन इस तरफ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2n/m माइनस ये पूरा पोर्शन यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्या m-1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ क्या 2a और ये इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गया m पदों का योगफल n है। अब अगर ये कहे कि n पदों का योगफल m है, भाई n पदों का योगफल क्या है, m है, तो इस बार हमें क्या करना है, देखिए यहाँ इस तरफ लगाते हैं कि यहाँ साइड में कर लेते हैं इसको, कि अगर हमें कहा जाए भाई Sn फार्मूला तो वही रहेगा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ Sn जो दिया है वो m दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जो Sn दिया m दिया, इसमें जो Sn दिया था वो n दिया था, ठीक है, और n की जगह हर जगह हमें m लेना था, ठीक है। तो ये करना था इसमें, यहाँ m और यहाँ क्या n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई कि m पदों का योगफल n और n पदों का योगफल m, ये हमको बोला था। अब ये सेम जैसे हमने इसमें किया था ऐसे इसमें भी करेंगे और यहाँ से भी 2a की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 यहाँ जाएगा 2m और ये n अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ प्लस लगा हुआ। फिर जो ये n है ये n अपॉन में आ जाएगा, तो 2m/n इज इक्वल्स टू क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद 2m/n, अब जो ये n-1 है यहाँ माइनस में ले आएंगे, क्या n-1 इंटू डी बराबर 2a और ये क्या इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने दो इक्वेशन निकाली। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जो दोनों ही इक्वेशन है हमारी, इसमें भी 2a लिखा हुआ है, इसमें भी 2a लिखा हुआ है, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को बराबर करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बराबर 2, दोनों को बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि उससे हमें डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 2n/n m माइनस m-1 इंटू डी, ये लिखेंगे और ये वाला लिख देंगे, क्योंकि भाई 2a बराबर है तो फिर ये वाले टर्म्स भी बराबर हो जाएंगे। तो 2a की जगह पर ये वाला टर्म लिख देंगे, यानी ये लिखेंगे, और 2a की जगह पर क्या 2a जगह पर ये वाला टर्म, यानी कि इसकी जगह पर ये वाला टर्म यहाँ पर लिख देंगे, बस दोनों को बराबर कर रहे हैं। तो फिर ये लिख दिया। अब ये वाला टर्म लिखेंगे बराबर में क्या 2m/n माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब अगर हमें डी की वैल्यू निकालना है तो डी को पहले एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ लाते हैं, तो n-1 ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या n-1 इंटू डी, देखिए प्लस का हो गया ये, तो ये यहाँ ऐसे ही लिखा रहेगा, क्या m-1 इंटू डी। फिर यहाँ 2m/n, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ये वाला टर्म यहाँ इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 2n/m, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से हमें d कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा n-1, ये n बचेगा, और यहाँ क्या माइनस m-1, ठीक है भाई। इन दोनों से d कॉमन मिला तो ये n-1 और यहाँ m-1 बचा हुआ जो पार्ट हमने लिख दिया।
अब इन दोनों से क्या करना है, दोनों से एलसीएम ले लेना है। तो n और m का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n और m ये आ जाएगा, m मल्टीप्लाई यहाँ करेगा तो 2m स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई यहाँ करेगा तो 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इन दोनों से ना 2 भी कॉमन ले सकते हैं तो आगे 2 भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से n -1 और यहाँ ये जो माइनस है तो ये माइनस का m हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, या 2 लिखा रहने देते तो भी ठीक था, और अपॉन में n और m, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, d बराबर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से n, अच्छा ये बराबर नहीं, अभी बराबर नहीं, अभी तो मल्टीप्लाई है, ओके यहाँ मल्टीप्लाई है, तो n माइनस m, ये इतना बचा हुआ बराबर यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ हम एक फार्मूला बना सकते हैं क्या, m माइनस n और यहाँ पर क्या m प्लस n, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। और अपॉन में क्या है ये mn, तो इसको n m या mn कुछ भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। अब ये वाला टर्म बटे में जाएगा तो d बराबर 2 और m माइनस n, अच्छा यहाँ इसको ना उल्टा कर दे रहे हैं, यानी m आगे और m पीछे, ठीक है। तो n आगे कर दिया और ये m पीछे कर दिया, इसको हमने चेंज किया है, ठीक। जब हमने इसको चेंज किया है तो एक माइनस यहाँ पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पर था इस वजह से एक माइनस आगे आ जाएगा, इसको हमने चेंज किया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये वाला जब ये बटे में आएगा तो इसे कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको चेंज किया है। फिर यहाँ से m प्लस n अपॉन में क्या mn, और जो ये वाला पोर्शन है ये बटे में आ जाएगा क्या, n माइनस m, ठीक है, ये वाला पोर्शन बटे में आ जाएगा। अब ये n माइनस m इस n माइनस m से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, d बराबर माइनस का 2 और जो ये m प्लस n है ये लिखा रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या mn है तो mn भी ऐसे लिखा रहेगा। तो हमने d की वैल्यू तो निकाल ली यहाँ से, ठीक है। अब जो d की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, 1 2 तो मान चुके हैं, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। फिर भाई ऊपर 1 और 2 हम पहले ही ऑलवेज मान चुके हैं, ठीक है। इसको हमने 1 माना था, इसको हमने 2 माना था, तो 1 2 नहीं मानेंगे, तो इसको हमने d मान लिया हुआ है, d को हमने 3 माना, ठीक है। अच्छा, अब किसी एक समीकरण में इक्वेशन 1 में अगर हम d का मान रखते हैं तो हमें a का मान मिल जाएगा, या हम सीधे 2a का ही मान निकाल लेते हैं क्योंकि हमें 2a यूज करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में ये d का मान रखेंगे तो लिखेंगे, अगले पेज पे लिखें क्योंकि इसमें आ तो पाएगा नहीं, तो अगले पेज में लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं क्या, कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास क्या थी कि 2n अपॉन m माइनस m माइनस 1 इंटू डी, लिखेंगे क्या कि 2n अपॉन m माइनस m माइनस 1, m है इंटू डी, ये लिख देंगे हम। अच्छा, और बराबर 2a, ठीक, बराबर 2a ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और d की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, d की वैल्यू आई थी -2m प्लस n अपॉन mn, ठीक है। d की वैल्यू जो थी -2m प्लस n अपॉन mn, ये d की वैल्यू थी। तो जहां पर d लिखा हुआ है वहां पर ये हमें लिखना है। तो पहले तो 2n अपॉन m ऐसे लिखा रहेगा, माइनस m माइनस 1 भी ऐसे लिखा रहेगा, बस d की जगह पर हमें क्या लिखना है, माइनस का 2m प्लस n और अपॉन में क्या mn, ये लिखना था हमको इस d की जगह पर, ठीक। चलिए अब आगे समझाते हैं। यहाँ 2a, अच्छा यहाँ से पूरे 2a की वैल्यू ही निकालेंगे, या 2 हटा भी सकते हैं पर नहीं हटाएंगे, वैसे वो कैंसिल होना ही होना है, तो फिर 2a की पूरे की वैल्यू ही निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ 2n अपॉन m माइनस, अब यहाँ m, अच्छा ये माइनस इस माइनस को पहले तो प्लस करेगा, तो इसको पहले प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ से m माइनस 1 ऐसे, और यहाँ से क्या है, ये जो 2 है सबसे आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा m प्लस n, ये लिखा है, ये लिखा, 2 सबसे आगे चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब अपॉन में ये mn लिखा हुआ है ऐसे लिख देंगे, और यहाँ 2a लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो ये mn m है, यहाँ से इन दोनों से हमें क्या एलसीएम मिलेगा, ठीक है। तो एलसीएम में mn पूरा मिलेगा, तो mn, तो यहाँ 2n इसकी मल्टीप्लाई n से होगी, क्यों मल्टीप्लाई n से होगी, क्योंकि यहाँ m है इसमें mn है, तो m तो मैच है, n नहीं मैच है, जैसे इसकी मल्टीप्लाई n से होगी। उसके बाद +2, और ये पूरा लिखा रहेगा क्या, m माइनस 1 और यहाँ m प्लस n ये लिखा रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगी क्योंकि यहाँ mn है, यहाँ भी mn है, तो किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ 2a लिख दिया हमने। अब इस ब्रैकेट को भी हम ओपन करेंगे, तो कहने का मतलब ये है, पहले तो इसको लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लिखा रहेगा,
इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले m की इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो यहाँ m स्क्वायर प्लस m n, ठीक है भाई, ये m का m से करेंगे तो m स्क्वायर, m का n से करेंगे तो mn, अब -1 है, -1 का भी इन दोनों से करेंगे तो -m और -n, ये हमने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दी और अपॉन में क्या mn लिख दिया, और यहाँ पर क्या 2a है, ठीक है। अब यहाँ क्या 2n स्क्वायर प्लस, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2m स्क्वायर प्लस mn, अच्छा यहाँ भी 2 आएगा, ओके 2 सब जगह आएगा इसमें, ठीक है, -2n और अपॉन में क्या mn। ये इतनी बड़ी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये 2a की वैल्यू आ रही है और इसमें कोई भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है ना कुछ हट पा रहा है, तो पूरा का पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको, ठीक है, ये जो 2a का मान आया है इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं, ठीक है। अब हमें पूछा क्या था, अब क्वेश्चन में जाते हैं कि हमें क्या पूछा था, देखिए 1 मिनट यहाँ देखिए, हाँ क्वेश्चन में पूछा था कि तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना था, m प्लस n पदों का योगफल, तो बस फार्मूला लगा देंगे अपना क्या कि s m प्लस n, भाई यहाँ एस एन लिखते थे, अब हमें क्या लिखना है m प्लस n, क्योंकि हमें m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना है, लेकिन फार्मूला तो अपना वही रहेगा क्या, बस जहां जहां n था वहां वहां m प्लस n होगा, तो m प्लस n अपॉन 2, और यहाँ पर क्या 2a प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। फार्मूला समझ में आया कि जहां जहां हम n लिखते थे वहां वहां हमें क्या लिखना है m प्लस n, यहाँ भी m प्लस n और यहाँ पर भी m प्लस n, ठीक है, पूरा हमने फार्मूला लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा पूरा, लेकिन यहाँ यहाँ चेंज होगा क्या m प्लस n अपॉन 2, तो ये ठीक है, और 2a, अच्छा 2a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल के रखी है, ये बस यहाँ 2a की वैल्यू लिखेंगे पहले, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से 2 नहीं हटाया था क्योंकि यहाँ 2a ही आता है, हम जानते हैं 2a आता है, तो ये पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है, -2m -2n और अपॉन में क्या mn, ये हम लिख देंगे, और ये हमारी पूरी 2a की वैल्यू थी, प्लस भाई ये तो 2a हो गया, अब प्लस प्लस लगाएंगे यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे m प्लस n माइनस 1, ये तो हमने लिख लिया, और d की वैल्यू क्या थी भाई, d की वैल्यू हमने जस्ट इसमें रखी हुई थी ना, तो जो d की वैल्यू थी वही यहाँ लिखेंगे क्या -2m प्लस n अपॉन mn, ये d की वैल्यू थी, हमने पीछे निकाला था ना इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये वैल्यू ये यहाँ पर लिखेंगे d की जगह पर, क्या लिखना है यहाँ पर हमको -2 फिर ब्रैकेट में m प्लस n और अपॉन में mn, ठीक, ये लिख दिया हमने और यहाँ कर दिया हमने ब्रैकेट बंद, ठीक है। समझ में आया आपको ये हमने कैसे लिखा, हालांकि थोड़ा सवाल बड़ा है, ये क्वेश्चन, ये जो सवाल है ना, पता है आपको ये 6 नंबर में देना चाहिए था, ये 4 नंबर में दे दिया है, लेकिन ठीक है दे दिया है तो सॉल्व करो, आता है तो कर लो, ठीक है। अगर ऑप्शन में है और आपको कोई और 5 ऑप्शन आते हैं इसके अलावा तो आप वो सॉल्व कर लीजिए, अगर ये आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर छोड़िए। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ m प्लस n अपॉन 2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ से ये जो ये पोर्शन है ये भी अच्छा पूरा ऐसे लिखा रहेगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ mn है और यहाँ mn है, यानी mn दोनों हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो mn यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक, ये जो कॉमन दोनों से mn मिल रहा है उसको हमने यहाँ लिख लिया mn, ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे बना दिया, mn दोनों से ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mn -2m -2n, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये जो माइनस है, माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ये जो m प्लस n माइनस 1, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, और ये जो m प्लस n है इसको भी एक बार ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, बस लास्ट स्टेप है, अब इसका आंसर आ जाएगा, तो ये लिख लिया हमने, यहाँ से ये जो पूरा लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा, ठीक है, -2, अच्छा -2 भी लिखा रहने देते हैं और एक छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर m की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, m की मल्टीप्लाई अगर n से करेंगे तो क्या आ जाएगा mn, अब इस n की बारी, तो n की मल्टीप्लाई अगर m से करेंगे तो क्या आएगा mn, ठीक है, अब n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर आ जाएगा। अब -1, तो -1 की मल्टीप्लाई अगर m से करेंगे तो माइनस का m, और -1 की मल्टीप्लाई अगर हम n से करेंगे तो माइनस का n, ठीक है, ये ब्रैकेट कर देंगे बंद और एक बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे यहाँ पर, ठीक। अब जो लिखा हुआ है उसको एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ से क्या 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2mn -2m -2n माइनस, अच्छा ये जो 2 लगा हुआ है ना सबसे अंदर मल्टीप्लाई करेगा,
2 अगर m से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 2m²। ठीक है, ये mn और mn मिलाकर के कितने हो जाएंगे 2mn। ठीक है, तो इनको ना या तो 2mn कर लेते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि 2 बार दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लेते हैं। ये लिख लिया 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, एक में नहीं जोड़ा, जोड़ सकते थे बट नहीं जोड़ा। यहाँ से क्या 2n² और यहाँ इसको ये प्लस कर देगा, भाई माइनस है तो यहाँ इसको प्लस करेगा, क्या प्लस का 2m, और यहाँ पर जो माइनस है इसको भी प्लस करेगा तुम, प्लस का 2n। ये कुछ ऐसे बन रहा है। अब जो इसमें कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो 2n² से ये 2n² कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, अच्छा ये माइनस तो होना चाहिए था, हमने यहाँ प्लस लगा रखा है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस इसको माइनस करेगा। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये कैंसिल हो गया आपस में। उसके बाद 2m² ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो रहा है। 2mn और यहाँ पर भी 2mn तो ये भी कैंसिल हो रहे हैं। 2m से 2m भी कैंसिल हो रहा है, 2n से 2n भी कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल। बस हमें एक टर्म बचा हमारे पास, माइनस का 2mn। जो बचा है वो लिखेंगे क्या m+n/2mn, ये और मल्टीप्लाई में क्या माइनस का 2mn, ये इतना बचा हुआ है। तो mn से mn कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ माइनस बचा है और ये mn बचा है। तो ये बचा हुआ है हमारे पास। यानी कहने का मतलब है जो आंसर आएगा कि आंसर में क्या लिखना है सर, mn पदों का योगफल। तो m+n पदों का योगफल। ठीक है, m+n पदों का योगफल। तो क्या था s(m+n), ऐसे ही तो लिखते थे s(m+n), इसका जो मान आया है माइनस का m+n आया। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने वैसे पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि इसको कैसे करते हैं, हालांकि इसका लॉन्ग प्रोसेस है ही। तो अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार दोबारा इस सवाल को देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर एक दोबारा आप लगाकर भी देखिए, स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए, ये सवाल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 का खा पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अच्छा, ये सवाल मैं आपको पिछले सेट में सेट 3 में लगवा चुकी हूँ शायद। ये सेट 3 में, एक मिनट मैं देखती हूँ, आपको देख के बताती हूँ, क्योंकि ये सवाल लगा हुआ है। देखिए सेट 3 का, ठीक है, ये आंसर नंबर 22 का गा पार्ट था। आप सेट 3 में जाके देखिए तो उसमें ये सवाल का आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने लगाया हुआ था, ये चित्र है इसका, इस तरह से मैंने पूरा समझाया हुआ था वहां पर। तो ये आप सेट 3 में जाकर देखिए, वहां पर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 22 का गा पार्ट लगाते हैं, और गा में क्या है कि बिंदु -4 और 6 और बिंदुओं ए, अच्छा ए बिंदु है -6 और 10 और बी बिंदु है 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है। मतलब हमें बताना है कि क्या अनुपात होगा, m1 m2 का हमें अनुपात निकालना है। ये हमें पॉइंट दे रखे हैं xy, और ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, बस फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले से इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या दिया है, x और y के जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं वो दिए हैं -4 और 6, ये x y के पॉइंट्स हो गए। फिर x1 और y1, ठीक है, x1 y1 जो पॉइंट्स दिए हैं वो हमें, इसको a माना है इन्होंने। ठीक है, इस पॉइंट को a माना है, और a जो है वो है -6 और 10 ये माना है, और b पॉइंट को हमने x2 और y2 माना है, और ये है 3, -8। अब विभाजन सूत्र लगाएंगे क्योंकि उसी से ही लगता है। तो लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में क्या x, y, ठीक है, ये लिख देंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे, सूत्र लगाएंगे क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया अपना। अब बस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देनी। जो एक्स वाई है वो ये है, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, -4 और 6, ये तो एक्स वाई हो गया। अब m1 x2, m1 की अच्छा तो वैल्यू ही निकालनी है हमको, तो m1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन x2, और x2 क्या है 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 रखना है, प्लस m2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इनटू, और x1 की जगह पर हमको क्या रखना है, ये -6, तो यहाँ क्या -6 ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर m1 m2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यानी m1 प्लस m2, कॉमा अब यहाँ से क्या m1 y2, तो m1 की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, और y2, तो y2 कितना -8 है, यहाँ -8 लिख देंगे, प्लस m2 y1, अब m2 ऐसे ही लिखा रहेगा, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे।
और बटे में क्या m1 प्लस m2 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर बस। अब -4 और 6 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m1 माइनस है तो पहले तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्या 6m2 और यहाँ m1 प्लस m2 यहाँ कॉमा लगा देंगे माइनस का 8m1 प्लस 10m2 और अपॉन में क्या m1 प्लस m2। अब ये जो x के पॉइंट है ये जो x के पॉइंट है ये इसके बराबर होगा और जो ये y का पॉइंट है ये इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब है एक इक्वेशन यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे तो 3m1 माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर कितना ये -4 ये लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये m1 m2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ तो 3m1 माइनस 6m2 ऐसे लिखा रहेगा, -4 लिखा रहेगा और ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया क्या m1 प्लस m2 तो ऐसे लिख देंगे इसको। अब 3m1 माइनस 6m2 बराबर में क्या -4m1 और माइनस में 4m2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो 3m1 ये जो है इस तरफ आएगा तो प्लस का 4m1 बराबर -4m2 ये 4m2 यहीं रहेगा ये वहां जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा 6m2। अब ये आपस में जुड़ेंगे तो 7m1 और ये आपस में घटेंगे तो 2m2 तो फिर 7m1 और ये m2 बटे में आ जाएगा तो m2 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 7 यहाँ बटे में चला जाएगा तो फिर m1 अपॉन m2 बराबर 2 और ये 7 बटे में आ जाएगा तो 2 अपॉन 7 ये लिख देंगे यहाँ पर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा m1 अनुपात m2 2:7। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया। अब जो सेकंड है ये जो सेकंड बचा ना इससे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि क्या ये भी इसके इक्वल आ रहा है या नहीं, यानी यहाँ से m1 और m2 की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं। तो इसको भी साइड में चेक कर लेते हैं। तो जो 6 है ये भी इसके बराबर मान लेते हैं, वैसे आंसर तो हमारा आ चुका है लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो 6 है ये इसके बराबर है -8m1 प्लस 10m2 और अपॉन में क्या m1 प्लस m2 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे 6 से तो क्या 6m1 हो जाएगा और फिर 6m2 की भी तो मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 6m2 भी आ जाएगा बराबर -8m1 प्लस 10m2। ठीक है, यहाँ 6m1 ये यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या 8m1 10m2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा ये वहां जाएगा तो माइनस का 6m2 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 14m1 और ये दोनों आपस में घटेंगे तो 4m2 तो m1 अपॉन m2 ये m2 यहाँ आ जाएगा 4 तो यहीं रहेगा 14 यहाँ चला जाएगा तो कट कर देंगे 2 दूनी 4 2 सते 14 तो m1 अनुपात m2 जो आ रहा है वो यहाँ से भी 2:7 आ रहा है, यानी कि ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो बस हम आंसर लिख देंगे कि जो अनुपात आए हैं हमारे अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर क्या 2:7 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आंसर डाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये कहा वाला पार्ट है। इसमें क्या है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है तो जो टेबल बनी हुई है पहले तो वो बनाएंगे। तो लिखते हैं फिर इसमें क्या वर्ग अंतराल ये वर्ग अंतराल हो गया और क्या बारंबारता तो यहाँ लिख लेते हैं बारंबारता। ठीक है, अच्छा वर्ग अंतराल हमारे पास क्या दिया हुआ है 0 से 20 20 से 20 ओके 20 से कितना 40 40 से 60 60 से 80 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, और 120 से 140 ये हमको इतना दे रखा है। इसकी बारंबारता 6 है, फिर यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है। ये बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो इसको पहले स्केल के द्वारा इसकी लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं, खींच देते हैं, फिर आगे करते हैं काम। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हमें क्या देखना होता है, इसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता है, ठीक है, सबसे अधिक यानी सबसे बड़ी बारंबारता, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी ये है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी बारंबारता यही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जस्ट सामने जाएंगे तो जो ये 60 लिखा हुआ है ये हमारी लोअर लिमिट है। तो बस यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं क्या कि जो ये है, अच्छा यहाँ एल बना भी देते हैं कि लोअर लिमिट है ये। तो एल बराबर कितना 60 है हमें पता है। और जो ये होता है इसको क्या F1 बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर F0 होता है और इसको क्या F2 बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर F0 इसके जस्ट नीचे F2 और ये F1 है।
तो कहने का मतलब है F0 बराबर कितना 10 है, और F1 बराबर कितना 12 है, और F2 बराबर कितना 6 है। हमें सारी चीजें पता है। अच्छा, हमें इसमें H भी चाहिए होता है, तो H बराबर कितना, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। बस हमें इतनी चीजें ही इसमें चाहिए होती हैं। अब फार्मूला लगा देंगे, क्या कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या H लिख देंगे यहाँ पर। तो बस अब मान रख देंगे, तो L की वैल्यू कितनी 60 है, तो यहाँ 60 लिख देंगे, प्लस F1 माइनस F0, तो F1 की वैल्यू यहाँ से क्या 12 है, 12 लिख देंगे, और F0 क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 लिख देंगे, बटे में 2F1, तो 2F1 और F1 की वैल्यू 12 है, माइनस F0 क्या है 10 है, तो 10 लिखेंगे, और F2 क्या है हमारे पास ये 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। बस ये सारी वैल्यूज हमने रख दी, और H की वैल्यू कितनी 20 है, तो यहाँ पर 20 भी लिख देंगे। ठीक है, 20 बना हुआ है ये। अच्छा, अब यहाँ पर 60 प्लस, और यहाँ 12 में 10 जाएगा तो 2, और ये जो 20 है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब बटे में 12 दूनी कितना 24, और यहाँ 10 और 6 कितने 16 हो जाएंगे, तो यहाँ 16 लिख देंगे। ठीक है, अब 60 प्लस, और यहाँ कितना 40 हो गया, और 24 में से अगर हम 16 घटाते हैं 8 बचेगा, कट कर देंगे तो 8 पंच 40, 5 आ जाएगा, तो 60 प्लस 5, इसका मतलब ये कितना 65, 65। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि बहुलक बराबर क्या 65, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये अड़ा वाला पार्ट है, जो यहाँ समीकरण 3x² माइनस 2 रूट ऑफ 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें जो ये x लिखा हुआ है इसके ऊपर भी रूट है, लेकिन ये रूट ऑफ केवल 6 के ऊपर माना जाएगा, x के ऊपर नहीं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो द्विघात समीकरण हमने यहाँ लिख ली है, क्या 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, इसको दो तरीके से लगाएंगे, एक तो सीधाचार्य विधि फार्मूले से लगाएंगे, और दूसरा सिंपल जैसे हम गुणनखंड करके सॉल्व करते हैं ना, तो वैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है -2 रूट 6 है, और यहाँ 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो जब भी x² के आगे कोई भी संख्या होती है ना, तो सबसे पहले उसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो यानी कि 2 तिया कितना 6 हो जाएगा। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से प्लस का निशान है भाई, तो यहाँ जोड़ने से कितना बन जाए 2 रूट 6, और रूट 6 कब बनेगा, जब कोई रूट वाली संख्या हो। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6, ये हम 6 को लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 6 को हम रूट 6 और रूट 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रूट 6 में रूट 6 जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है हमारे पास 2 रूट 6 बन रहा है। तो बस यही हमको चाहिए था कि 2 रूट 6 बन जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट 6 है। तो फिर क्या लिखेंगे 3x² माइनस, और 2 रूट 6 की जगह क्या लिखेंगे रूट 6 प्लस रूट 6, तो रूट 6 प्लस रूट 6 ये लिख देंगे, और यहाँ x हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या 2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या 3x² माइनस, यहाँ पर क्या रूट 6 की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रूट 6 की जब x से मल्टीप्लाई तो रूट 6x। अच्छा, ये जो माइनस है इसको ना माइनस कर देगा, तो यहाँ भी हमें माइनस ही लगाना था। फिर यहाँ पर क्या है +2 है। अच्छा, इसको ना रूट के रूप में लिखते हैं, क्योंकि जब ये संख्या है रूट के रूप में है तो फिर ये भी रूट के रूप में ही लिखते हैं। तो √2 और √2, भाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं, और 3 को भी ना √2 और √2 लिख लेते हैं। इस 3 को भी √2 मल्टीप्लाई 3 को भी √3 और √3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ √3 मल्टीप्लाई √3 लिख लिया। तो अब √3 मल्टीप्लाई √3x² माइनस, यहाँ क्या है, अच्छा √6 को क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, ये हम लिख सकते हैं √6 को। सेम इसमें भी यही करेंगे √3, और यहाँ पर √2 और √3 लिख लिया, और यहाँ पर क्या, यहाँ x भी है। ओके, और √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर 0, तो ये हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ से इतने से यहाँ पर भी x हमने छोड़ दिया, यहाँ पर भी x होगा, इतने से हमें क्या कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से √3 और x कॉमन मिलेगा। भाई √3 और x कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा √3, और ये एक x बचेगा माइनस, और यहाँ से √3x तो हो गया, अब ये √2 अंदर बचेगा वो लिख देंगे माइनस। यहाँ से हमें इतने से क्या कॉमन मिलेगा, तो इतने से हमें √2 कॉमन मिलेगा केवल। यहाँ बचेगा √3x माइनस, यहाँ √2 बचेगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये जो माइनस है ना इस प्लस को माइनस कर देगा, बराबर में 0 लगा देंगे। अब ये एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे, क्योंकि एक जैसी संख्याएं हैं तो एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेते हैं। फिर ये और ये क्या √3x माइनस √2 बराबर में क्या 0। अब इनको ना अलग अलग कर देंगे, तो √3x माइनस √2 बराबर 0, ये अलग ये सेम है, तो चाहे एक ही बार लिखें, जरूरत नहीं है कि आपको दो बार लिखो, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो बस एक बार सॉल्व करते हैं 2 मूल हो जाएंगे हमारे, तो या फिर दोनों को अलग अलग ही कर सकते हैं, वो भी ठीक ही है। तो x बराबर √3, ये √2 और बटे में क्या हो जाएगा √3, ये लिख लिया हमने।
सेम यहाँ भी वही होगा, तो हम यहाँ सीधे लिखे दे रहे हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो √2/√3 आएगी। अच्छा, इसको ना इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ √2 और √3 मिला के √6 हो जाएंगे, और 3 और 3 मिला के अपॉन में 3 हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा जो हमारी x की वैल्यू, इसको भी ऐसे बना लेंगे कि अच्छा यहाँ तक रूट लगाना है, ठीक है, यहाँ तक रूट लगाना है और बटे में क्या 3 लिख देना है। बस इतना ही करना था हमको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो मूलों को हम अल्फा बीटा बोलते हैं, तो इसको मान लेंगे अल्फा √6/3 और बीटा √6/3, दोनों सेम मूल आ रहे हैं। ये तो एक हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, अगर हम इसको श्रीधराचार्य विधि से करते हैं तो कैसे करेंगे, तो जो इक्वेशन है हमारी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, तो आप किसी भी एक विधि से लगाइए, जरूरी नहीं है कि आप इसी विधि से लगाइए, या आप श्रीधराचार्य विधि से भी लगा सकते हैं। तो ये होती क्या है, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, माइनस का ठीक है -b प्लस -√b² - 4ac/2a। तो इससे भी दोनों मूल निकल के आ जाते हैं हमारे। अच्छा, -b, इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, -2√6। तो ये b की वैल्यू, इसमें माइनस ऑलरेडी है, वहां पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 2√6, यहाँ प्लस माइनस। अब b², b तो यही था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या, -2√6 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा b²। फिर -4 × a, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 3 × 2, भाई AC था तो 3 × 2 हो गया, और अपॉन में क्या 2a, और a की वैल्यू क्या 3 है हमारे पास, तो ये लिख देंगे। अब उसके बाद प्लस 2√6 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो अच्छा ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, पहले तो ये प्लस हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर तो 6 ही रहेगा। फिर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8, 8 तियाँ कितना 24, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। या पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर भी देख सकते थे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ पूछा नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो फिर सॉल्व करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2√6 फिर प्लस माइनस, अच्छा ये 24 और यहाँ भी 24, भाई 4 6 24, 24 - 24 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन तो 0 हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है, तो ये पोर्शन जो 0 हो रहा है यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 2√6 प्लस 0/6, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 0/6। भाई 2 बार लिखना है, 2 रूट है इस वजह से, 2 मूल हैं इस वजह से, तो इसका क्या हो जाएगा 2√6। अच्छा, ये तो कट कर देना चाहिए था हमको, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये तो वही संख्या रहेगी, अब इसको कट कर देंगे, 2 तियाँ 6, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 1, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी कर देंगे, तो इसको भी कट कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 तियाँ 6, भाई इसको घटा देंगे तो ये तो वही संख्या आ जाएगी। तो बस यहाँ पर क्या, एक √6/3, और यहाँ पर भी √6/3, यहाँ पर भी लिख देंगे दो मूल अल्फा बराबर क्या, √6/3, और बीटा बराबर क्या है, √6/3। तो बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखिए, चाहे आप इस विधि से लगाइए और चाहे आप उस विधि से लगाइए, ठीक है, इस विधि से लगाएंगे तो भी सेम ही आंसर आ रहा है, और अगर आप इस विधि से लगा रहे हैं श्रीधराचार्य विधि से, ठीक है, तो भी सेम ही आंसर आ रहा है। तो जो आपको विधि सुटेबल लगती है, आपको जो लगता है कि आपसे जल्दी हो जाएगा, आप उससे लगाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 का ये चा पार्ट है। तो चा में क्या है, पहले फर्स्ट है, अच्छा इसमें 2 हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 हैं, लेकिन दोनों एक ही से रिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट में क्या है कि 867 तथा 255 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोई विधि तो दी नहीं है कि नहीं इस विधि से या उस विधि से, तो हम किसी विधि से लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट वाले का लासा ज्ञात करना है, तो 867 और क्या है 255, तो एलसीएम, ठीक है, नॉर्मली एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसको ना 3 से कट करते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 26, 3 8 24, और फिर 3 नाम 27, ठीक है, ये हो गया। अब 3 8 24, 3 बचे 15 85। अब ये 5 से कटेगा और ये नहीं 5 से कटेगा, इसको 5 से कट कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 7 35, यहाँ 17 आ गया, और ये नहीं कट होगा। अब ये 17 के टेबल 17 से जाएगा, ठीक है, और ये 17 एकम 17, ये तो पूरा कट गया, ठीक है, और ये 17 के टेबल से 17 एकम 17, 11 बचेंगे 119, 17 7 119, ठीक है, और यहाँ 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो ये हमने इसको कट कर दिया। अब इसका हमें क्या निकालना था, लासा, तो यहाँ लिख देते हैं कि लासा बराबर, ठीक है, क्या आएगा 3 × 5 × 17 × 17,
तो अगर 17 के 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा, और 289 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई पहले 17 की 17 से की 289 आएगा, और 289 की अगर हम पहले 3 से करते हैं तो ये आएगा 867, क्योंकि देखो 3 से ही हमने किया था तो ये आएगा। अब बचा 5, तो बस इसकी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है, कर लेंगे। तो लिख देंगे क्या, 5 सते 35, 35 का 5 और 5 का 30 और 3 33, हासिल 3, 5 अट्ठे 40, 3 43। ये तो हमारा लासा आ गया। ठीक है, एक आंसर तो हमने यहाँ पर निकाल दिया कि लासा ये हो गया। लास्ट में दोनों आंसर बाद में लिखेंगे इकट्ठा। और सेकंड था इसका, हमें क्या निकालना था, मासा। तो हम मासा का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मासा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, और बटे में क्या होता है, लासा। भाई यही तो होता है। एक तो हमने ऐसे निकाला और एक क्या करेंगे, एक में हम लगाएंगे फार्मूला। अच्छा, दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास है, एक है 867 और दूसरी है 255, और लासा, लासा हमने अभी अभी निकाला है 4335। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये 17 से कट हो रहा था, तो पहले इसको 17 से ही कट कर देंगे, और ये भी हमारा 17 से कट हो रहा था, या फिर 3 से ही कट कर सकते हैं। तो 17 से कट करते हैं, तो 17 पचे 85 और 17 एकम 17, तो यहाँ क्या आ गया, 51 आ गया। अब इसको भी 17 से ही कट करते हैं, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यहाँ 9 बचेंगे, यानी कि 93 हो जाएगा। तो 17 पचे 85 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 8 बचेंगे, फिर 17 पचे 85 हो जाएगा, और ये इससे पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये वन टाइम में, यानी कि 51 सिर्फ हमारे पास बच रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब बस दोनों आंसर एक पास लिख देंगे, क्या कि लासा बराबर क्या, 4335, यानी 4335, और जो ये मासा है, मासा बराबर क्या है, 51, तो बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 है, सम्मुख चित्र AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD। ठीक है, तो जो चित्र बना हुआ है इसमें AO अपॉन OC है, ठीक है, और क्या दे रखा है, BO, ये BO अपॉन OD ये दे रखा है 1/2। ठीक है, और क्या दिया हो, AB बराबर 5, ये AB दे रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। हमको DC मतलब DC ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर में दे रखा है। चलिए मैं आपको समझाए दे रही हूँ फटाफट से, वैसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो हमको दिया हुआ है वो लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है हमको। वो दिया हुआ है AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, और हमें क्या दिया हुआ है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। ठीक है, हमको DC निकालना है, तो DC फाइंड आउट करना है। अब इस चित्र में देखिए, अब इस चित्र में ये वाला एंगल, ये शीर्षाभिमुख एंगल बन रहे हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हम जानते हैं कि बराबर होते हैं। तो बस यहीं से लिखना शुरू करेंगे, क्या, ट्राइंगल। अच्छा, दो ट्राइंगल कौन कौन से, एक AOB लेंगे, AOB, और किसमें, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, COD। ठीक है, तो ट्राइंगल COD में। ठीक है, अब ट्राइंगल AOB और OCD में हमें क्या क्या पता है वो चीजें भी लिखेंगे। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि AO, जो ये AO है, ठीक है, ये OC के अनुपात में है, और वो कितना है, वो 1/2 है। और हमको ये पता है कि जो ये BO है, ठीक है, वो DO के अनुपात में है, तो ये भी लिख लेंगे, क्या, BO या फिर OB कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये DO ये भी क्या है, 1/2 के अनुपात में है, यानी कि ये तो हमारी साइडें हो गई। ठीक है, ये साइडें हैं, और एक एंगल हमें चाहिए, तो एंगल ये वाला कौन सा एंगल, कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या, एंगल COD। तो एंगल COD ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर लिख भी देंगे शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। जब ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि AOB, भाई ट्राइंगल AOB समरूप है, किसके समरूप है, COD के, ये COD के समरूप है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये किस रूल से हुआ था, SAS, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल नियम से, या फिर सर्वांग समता से। तो नियम की जगह सर्वांग समता लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से। यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब जब ये लिख दिया, तो जो इसकी साइडें हैं, करस्पॉन्डिंग साइडें, वो इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD। ठीक है भाई, ये AO अपॉन OC BO अपॉन OD किसके, AB अपॉन DC के इक्वल हो जाएगा। तो बस यही लिखेंगे, क्या, कि अब लिखेंगे AB, और अपॉन में क्या, CD या फिर DC कुछ भी लिख सकते हैं।
तो ये लिख दिया हमने। अच्छा, तो ये दोनों तो हम जानते हैं कि 1/2 है, तो 1/2 सिर्फ एक बार लिख देंगे। और यहाँ क्या है, ए बी, और ए बी की वैल्यू हम जानते हैं 5। और हमें क्या सी डी या फिर डी सी कुछ भी लिख सकते हैं, या सी डी या डी सी, यही हमको निकालना है। तो बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डी सी, और यहाँ 2 पंजे कितना 10, तो बस 10 सेंटीमीटर आ गया। जो डी सी की वैल्यू हमको निकालनी थी वो कितनी 10 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा सवाल था। अब ये 23 का अथवा वाला पार्ट करेंगे, और अथवा में क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम आपको लगवा चुके हैं, तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन हम कहाँ पर लगवा चुके हैं। ये देखिए, अगर आप सेट 2 में जाएंगे, ठीक है, सेट 2 में आंसर नंबर 22 का गा वाला देखिएगा, तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पर ये मिल जाएगा। ये चित्र बना हुआ है और ये पूरा मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लेन करना था। और ये पी क्यू बराबर, ठीक है, पी क्यू बराबर पी आर, ये हमको प्रूफ करना था कि पी क्यू और पी आर ये इक्वल है। तो आप वहां पर जाकर देखिए, आपको इसका एक्सप्लेनेशन वहां पर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, सिद्ध कीजिए कि cosec a माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है sec a माइनस cos a। ये हमको प्रूफ करना है कि 1/10 tan a प्लस cot a होता है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए तो उसको प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ cosec a माइनस साइन है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में sec a माइनस cot है, ये हमको लेके चलना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है, बस वही हमें लेके चलना है। क्या, cosec a माइनस साइन a, और दूसरे ब्रैकेट में है sec a माइनस cos a, ठीक है, ये हमको लेके चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा cosec को हम 1/sin a लिख सकते हैं, तो इसको चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही sin a लिखा रहने देंगे। यहाँ cos को चेंज sec को चेंज करेंगे तो cos आ जाएगा, ठीक है। यहाँ sec a को 1/cos a लिख देंगे, और ये cos a ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा sin a, फिर ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई, इसके यहाँ मल्टीप्लाई, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई 1 की 1 से 1, और साइन की साइन से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस, अब यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, कॉस और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, कॉस ए की कॉस ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर क्या है कॉस ए। अच्छा, कॉस से एक कॉस कैंसिल है, इस साइन से एक साइन कैंसिल है, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा कॉस ए, ठीक है, ये इंटू इंटू क्या साइन ए, और बटे में कितना सिर्फ एक बचा, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन कॉस में कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 बन जाता हो, तो एक ही फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि 1 कब बनता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है जिससे ये बन जाता है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, साइन कॉस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ऊपर साइन कॉस चल रहा था, इसलिए 1 का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर ऐसे ही बना लिया। अब जो ये पोर्शन है, ये इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है, तो ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब जो कॉस ए इंटू साइन ए है, ये इसके बटे में भी लिखेंगे और इसके बटे में भी लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन यहाँ क्या साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या कॉस ए और साइन ए, तो यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, प्लस यहाँ क्या कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या कॉस ए इंटू क्या साइन ए, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब बस कैंसिल करना है, साइन से साइन कैंसिल करना है, कॉस से कॉस कैंसिल करना है, तो बचेगा क्या 1, और यहाँ साइन बटे कॉस बचेगा, तो क्या लिखेंगे साइन ए, और बटे में क्या कॉस ए, प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस ए, और बटे में क्या साइन ए। तो बस इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन बटे कॉस क्या होता है tan ए, और प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट ए, तो बस ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ये राइट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, तो हमारा क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया। ये हमने प्रूव्ड कर दिया, तो यहाँ पर प्रूव्ड भी डाल देंगे लास्ट में, अब हो गया सवाल, ठीक है। तो बहुत ही टफ नहीं होते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल आ गया है लक बाई चांस, और आपको अगर आता है तो वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है, और इससे टाइम भी आपका बचता है। तो कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अब 24 का ये अथवा वाला पार्ट करेंगे, और अथवा में क्या है, एक 15 मीटर ऊंचे
मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी ज्ञात करना है, तो हमें इसमें दोनों ही चीज निकालना है। ठीक, तो पहले चित्र बनाते हैं। अच्छा, तो क्या बोला है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, तो पहले 15 मीटर ऊंचा एक मकान बनाते हैं। तो ये हमने मान लिया कि ये 15 मीटर ऊंचा कोई मकान है। देखिए, ये हमने लिख दिया कि 15 मीटर ऊंचा कोई मकान है, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से, मकान का शिखर कहाँ होगा, यहाँ होगा, शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण बोला है, इसका मतलब जो टावर है वो ऊंचा है, तो ऊंचा टावर बनाएंगे ऐसे ही। और उन्नयन कोण ये 30 है, कहाँ से, मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो फिर ये हमने 30 बना दिया। ठीक है, ये हमने 30 डिग्री का बना लिया। अब बोला उसी मकान के तल से, मकान का तल यहाँ पर है, तो उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। लेकिन अगर मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण नापते हैं तो ये बन रहा है 60 डिग्री का, ये बोला है। बस इतना ही हमको इसमें दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई, और टावर ये है पूरा, इसकी हमें पूरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पूरे की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, क्योंकि हमें h ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा, और क्या बोला है, मकान से टावर की दूरी भी ज्ञात कीजिए। और हमको ये जो दूरी x है ना, ये x भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया आपको कि हमें इसमें क्या करना है। तो जब ये x पोर्शन है, ठीक है, अच्छा ये 15 है, पहले तो ये देखिए, x तो हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले 15, तो 15 इतनी है ऊंचाई, ये 15 सेंटीमीटर इतना है। ठीक है, और अगर ये x है तो इसको x मानेंगे अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो वैसे इसको हम लोग x यहीं पर लिख देते हैं, शायद जरूरत पड़ जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ इतना दे रखा है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे थोड़ा। तो क्या लिखेंगे कि मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई ऑलरेडी गिवन है, कितना, 15 मीटर। और जो टावर है इसको हमने माना है, तो लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। अच्छा, ये जो मानने वाला होता है ना, ये पहले लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ बाद में लिखा हुआ है, कोशिश करें इसको पहले लिखें। ठीक है, और हमें क्या इसमें गिवन है, ये x ये हमने माना है। अच्छा, इसको कोई नाम दे देते हैं, तो ए बी तो हो गया, यहाँ c मान लेते हैं, एंड इस पॉइंट को d मान लेते हैं, सबसे ऊपर वाला पॉइंट इसको, और इस पॉइंट को e मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 15 है इतना, तो इतना कितना हो जाएगा, इसको तो हमने निकाला ही नहीं, तो ये पूरी h है और उसमें से कितना 15 घटा देंगे तो ये वाला निकल आएगा, यानी कि इतना पोर्शन हो जाएगा h माइनस 15। कितना, इतना, सिर्फ ये इतना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये h माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि पूरी h है, ये 15 है, तो h में 15 घटाएंगे तो h माइनस 15 इतना हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसमें देखिए और हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर दो एंगल हमें गिवन है और इस दूरी को हमने माना हुआ है x, तो फिर ये लिख देंगे कि दूरी AC को हमने x माना हुआ है। ठीक है, और ये BE दूरी भी हमने x माना है, तो यहाँ पर BE बराबर भी x लिख देंगे, तो ये ऐसे सेंटीमीटर। और दो एंगल हमें पता है, एक तो एंगल DBE पता है, तो एंगल DBE बराबर 30 डिग्री ये पता है। दूसरा एंगल क्या पता है, DAC, क्या लिखेंगे, DAC, ये ठीक है, ये एंगल हमको पता है, ये क्या 60 डिग्री है। बस दो एंगल पता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं, फिर ये बड़ा वाला लेते हैं, या पहले ही बड़ा ले लेते हैं। तो बड़े में क्या है, बड़ा ये पूरा इतना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज किसमें, ADC में, तो त्रिभुज ADC में, और ADC में tan 60 बराबर क्या है, ये h, और बटे में क्या, x, तो इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे, DC, और बटे में CA, तो क्या लिखेंगे tan 60 बराबर क्या, DC, भाई ये लंब हो गया पूरा, इस 60 के लिए पूरा लंब है, और ये आधार है, तो DC बटे क्या, AC। अब tan 60, तो tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, और DC हमने पूरा h मान रखा है, तो h, और AC हमने x माना है, तो यहाँ पर ये AC को अच्छा x लिखना, तो कट करके यहाँ पर x लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर x लिख दिया। भाई tan 60, तो DC बटे AC, DC ये है और AC ये है, तो यहाँ पर DC की वैल्यू को हमने h माना हुआ है और AC की वैल्यू को हमने x माना है, तो वहां पर हमने वैल्यूज लिख दी। ये √3x बराबर h, तो ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। पुनः, तो यहीं से लिख लेते हैं, या फिर यहीं से लिख देते हैं पुनः। अब किस ट्राइंगल की बात कर रही है, छोटा वाला ट्राइंगल है उसकी बात कर रही है। ठीक है, ये छोटा ट्राइंगल है उसकी बात कर रहे हैं, किसमें, DEB में। तो पुनः ट्राइंगल DEB में, DEB में क्या, कि tan 30, भाई ये tan 30 है और ये लंब है और ये आधार है, तो tan 30 बराबर लंब, और लंब क्या है, DE, और बटे यहाँ आधार क्या है, EB, तो क्या लिखेंगे, DE बटे क्या, EB, ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और DE कितना है, h माइनस 15,
तो यहाँ क्या लिखेंगे h माइनस 15 और ई बी कितना है हमारे पास ये x, तो यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x, और जो ये √3 है यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा क्या 3, यहाँ h, और ये √3 ना 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15√3। ठीक है, ये समझ में आया आपको स्टेप। अब क्या करेंगे, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब जो समीकरण 1 है उसमें क्या था कि h की वैल्यू हमको दे रखी थी ये, तो बस h की जगह पर ये पुट करना है। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में h बराबर √3x रखने पर, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। तो समीकरण सेकंड ये है तो पहले इसको लिख लेंगे, क्या है ये x बराबर √3h माइनस 15√3। ठीक है, ये लिखेंगे। अब x बराबर, अब यहाँ से क्या √3 और h की जगह पर क्या लिखेंगे हम, ये √3x, तो यहाँ क्या लिखेंगे √3x, ये h की जगह लिख लिया। यहाँ क्या है 15√3, ये लिखा रहेगा। अब x बराबर √3 3 हो गए तो 3x हो गया, माइनस 15√3। अब ये जो √3, अब ये जो 3x है ये इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 15√3, ये तो हो जाएंगे 2x बराबर क्या माइनस का 15√3। तो फिर x बराबर, अच्छा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 15/2 और यहाँ पर क्या √3। अब x बराबर, अब इसको पहले भाग कर देंगे तो भाग करेंगे 7.5 आएगा, भाई 7 दूनी 14 और 10 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 2 पंचे 10। ठीक, अब √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई साइड में यहाँ कर लेते हैं। यहाँ 1.732 और मल्टीप्लाई हमें करना है 7.5 से, तो 5 दूनी 10, 5 ये 15 1 16, 5 7 35 1 36 और 5 1 5 3 8, ये हो गया। 7 से करेंगे 7 दूनी 14 और 7 21 1 22 और 7 7 49 50 51 हासिल 5 7 1 7 5 12। तो ये मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ 0 6 4 उसका 0 1 कैरी हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9, 8 1 9 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 12। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लग रहा है हमारा। तो जो इसकी दूरी आ रही है वो आ रही है 12.99, ठीक है, मीटर, ये आ रहा है आंसर। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं क्या 1.73, भाई हमने तो पूरा मान रखा ना 1.732, और अगर हम पूरा मान नहीं रखते तो इसके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आंसर भी सही है और जो आप ऐसे निकालेंगे तो ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या कितना डिफरेंस होगा, 5 3 15 का 5 और 5 7 35 और 1 36 हासिल 3 5 1 5 और 5 3 8, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद 7 से 7 3 21 हासिल 2 और 7 7 49 50 51 हासिल 5 7 1 7 5 12, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ कितना 7 और यहाँ 9 और यहाँ 12। इससे क्या हुआ 1 2 3 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो जो आंसर आएगा ना x का वो हम ये भी लिख सकते हैं 975, या फिर ये भी सही था और ये भी, दोनों आंसर ही सही है। अगर आप पूरी वैल्यू रखेंगे 1.732 तो आपका ये आंसर आएगा, अगर आप ये सिर्फ 1.73 रखेंगे तो उस समय आपका ये आंसर आएगा। तो आप अगर पेपर में इनमें से कोई भी आंसर लिख देंगे दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप ये वाला आंसर ही लिखें या फिर ये वाला आंसर भी लिखें। ठीक, तो हमने एक वैल्यू तो निकाली है x की, जो कि दूरी आ गई। अब ऊंचाई भी हमको निकालना था, ठीक है, ऊंचाई निकालना था ना। तो जो ये समीकरण 3 है आपकी, वो समीकरण जो 1 है आपकी, इसमें मान रखना है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है, समीकरण 1 है h बराबर √3x, h बराबर √3x। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो x का मान आया था हमारे पास, x का मान क्या था 15/2 √3 था, तो बस ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, तो 15, पहले तो ये √3 लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या 15/2 और ये क्या √3, ये मान रखना था x की जगह पे। तो h बराबर ये √3 मिला के कितने 3 बन जाएंगे और ये 15 तो लिखा रहेगा, बटे में क्या 2 हो जाएगा। अब 15 दिया कितना 45, 45/2, अब 22.5 आ जाएगा। भाई 45/2 का मतलब है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0.5, तो 22.5 मीटर, यहाँ पर मीटर लिख देंगे। तो अब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे क्या कि टावर की ऊंचाई बराबर 22.5 मीटर, ये हो गया। और क्या पूछा था दूरी, तो दूरी बराबर, जो दूरी थी वो क्या आ रही थी 12.975 मीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, मतलब एक बेलन है उसके जो दोनों सिरे हैं वो अर्धगोलाकार है।
ठीक है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, यानी कि जो पूरा चित्र बनेगा उसकी पूरे की ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसका भार ज्ञात करना है। अब लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो भार है वो इतना है। ठीक है, तो बाद में ये मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो बाद में करेंगे, तो पहले तो चित्र ही बनाते हैं इसका। चित्र हम आपको समझाते जा रहे हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले एक बेलन बनाएंगे। मान लीजिए हमने ये बेलनाकार पोर्शन बना लिया। अब इसके जो सिरे हैं वो अर्धगोलाकार हैं, तो ये हो गया अर्धगोला और एक ये हो गया अर्धगोला। दो अर्धगोले हमने यहाँ पर बना लिए, एक ये अर्धगोला है और एक ये अर्धगोला। जो बीच का पोर्शन बचा है वो बेलनाकार पोर्शन है। अब इन्होंने कहा है कि जो पूरा है ये, ठीक है, पूरे की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे की ऊंचाई है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 सेंटीमीटर है। और बोला है कि जो बेलन का व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। अब बेलन इतना है, इसका व्यास तो ये 7 सेंटीमीटर है भाई, ये पूरा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या क्या है, r बराबर कितना 7/2 सेंटीमीटर, सीधे लिख दे रहे हैं। संपूर्ण ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई तो हमें पता है, लेकिन हम बेलन की ऊंचाई लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई, अच्छा बेलन की ऊंचाई इसमें कैसे निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई को h मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई इसमें निकालेंगे कैसे। देखिए ये बेलन है, जब ये तुम्हारा 7/2 है, ठीक है, ये 7/2 है मतलब 3.5, ये 3.5 है, तो ये पोर्शन भी तो 3.5 होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये 3.5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही ऊपर अगर ये 3.5 है तो ये पोर्शन भी तो 3.5 ही तो होगा, तो 3.5 ये और 3.5 ये मिलाकर कितने हो गए, पूरे 7 हो गए। अब इस पूरे का तो 19 है, 19 है, तो 19 में अगर हम 7 घटा देंगे, ठीक है, अगर 19 में 7 घटा देंगे तो इतना हमारा कितना बचेगा, ये 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर बचा, तो यहाँ कैसे लिखेंगे 19 माइनस 3.5 प्लस 3.5 और बराबर में कितना 12 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया कि हमें बेलन की ऊंचाई पता है कि ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या, अच्छा जब बेलन की जो त्रिज्या है ना, सेम वही त्रिज्या इस गोले की भी रहेगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ जो अर्ध गोला है तो यहाँ अर्ध लिख लेते हैं, अर्ध गोले की त्रिज्या ये भी सेम ही रहेगी, तो ये भी कितनी है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों को आयतन निकालना है, तो बस फार्मूला लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, आकृति का आयतन, आकृति का आयतन, भाई आकृति इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो आकृति का आयतन क्या हो जाएगा, पहले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन और प्लस किसका, प्लस अर्धगोले का आयतन। और यहाँ पर 2 अर्धगोले हैं तो यहाँ पर 2 गुणे, फिर क्या लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, ये हमको ऐसे लिखना था यहाँ पर। ठीक है, तो बेलन का आयतन हम जानते हैं क्या, πr² h होता है, प्लस 2, अच्छा ये 2 लिखना था, ओके 2 गुणे, यहाँ गुणे लगाना है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। ठीक है, ये होता है अर्धगोले का आयतन, तो हमने ये भी लिख लिया। अब πr²h और यहाँ 2 दूनी कितने 4 हो जाएंगे, 4πr³ और बटे में कितना ये 3 लिखा हुआ है। अब एक काम ये करते हैं कि इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, उससे हमारा जो सरल सवाल है वो थोड़ा सरल हो जाएगा। तो कॉमन में हमें पाई मिल रहा है और r² मिल रहा है, तो πr² कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ h बच रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 4/3 बच रहा है, और यहाँ 2 पाई चले गए तो एक ही तो पाई बचेगा, तो इतना अंदर बच रहा है। अब बस इनका मान रख देंगे, क्या पाई, अच्छा पाई का मान इन्होंने बोला है कि 3.14 लेना है, ये हमको नहीं, पाई का मान हमको 22/7 लेना है। ठीक है, 3.14 नहीं, इसमें बोला नहीं है तो हम नहीं लेंगे। पाई का मान 22/7 लेना है, और r² कितना 7/2, 7/2 उसको 2 बार लिख लेंगे, r² है तो 2 बार लिख लिया इसको हमने। फिर यहाँ h, और h की वैल्यू हमें पता है 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 लिख लेंगे। यहाँ 4/3 गुणे, और r का मान कितना है 7/2, बस एक ही बार लिखना है। ठीक है, यहाँ एक ही बार लिखना है, ओके 7/2 लिख लिया। यहाँ कट कर देंगे तो कितना 2 आ जाएगा यहाँ से, बस अब कुछ तो कट होगा नहीं, यहाँ कट हो रहा है, यहाँ 11 और यहाँ 7 एकम 7, ये कट हो गया। अब और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो बस 11 का 7 से करेंगे कितना 77 आ जाएगा, और ये अपॉन में 2 लिखा हुआ है वो लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट में है क्या 12 और प्लस यहाँ कितना है ये 7 और 7 दूनी कितना 14, 14/3 ये लिख देंगे। अब 77/2 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 और 3 कैल्सियम लेंगे, 3 आ जाएगा, 12×3 36, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 77/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 4 और 6 10 और 3 एक 4 और एक 5, तो यहाँ 50 हो गए, और बटे में 3 हो जाएगा। इसको कट कर देंगे, यहाँ कितना 25 हो रहा है,
तो 25 की और 77 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 3 लिख देंगे। तो 25 सत्ते 175 और यहाँ 17 कैरी हो जाएगा। 25 सत्ते 175 और 175 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 192 आ जाएगा। तो 192 और अपॉन में कितना 3 है। अब इसको 3 से कर देते हैं डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 छाक 18, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12 और फिर यहाँ 3 एकम 3, 2 बचेंगे 20। तो फिर तिछाक 18, फिर तिछाक 18, ये 6 6 6 आता जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट में 641.67 इतना लिख सकते हैं। ये हमारा अप्रोक्सीमेट में आया सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब लिखेंगे कि एक यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का जो भार था वो इतना था, तो इतनी धातु का भार हमें बताना था, ठीक है। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार वो कितना है 4.5 ग्राम, ये दे रखा है। तो इतनी का निकालना है हमको। तो क्या लिखेंगे 641.67 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार। क्या करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 641.67 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई चलिए यहाँ साइड में कर लेते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या 641.67 और क्या है इसकी हमें 45 से करना है, यानी कि 4.5 से करना है। तो पहले 5 से करेंगे। 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 का 30, 3 33, हासिल 3, 5 एकम 5, 3 8, 5 चौके 20, 5 का 30 और 2 32। तो ये तो हो गया 5 से। फिर 4 से 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24, 25 26 और 4 एकम 4 और 4 4 2 6, ठीक है। 4 चौके 16 और 4 छंग 24 और 1 25। तो ठीक ये आ गया 5। यहाँ से 8 3 11, 8 6 14, 1 15 और यहाँ 1 कैरी हो जाएगा तो 7 हो जाएंगे 7। तो यहाँ 8, यहाँ 5 3 8 और ये 2 2। अच्छा यहाँ पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ लगेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या 2887.515। तो अगर पॉइंट के बाद एक ही अंक लेना है तो सिर्फ 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो 1 इसमें कोई अंक बढ़ा नहीं पाएगा, इसलिए ये पूरा हट जाएगा, यहाँ से ये पूरा हट जाएगा अगर सिर्फ एक ही अंक लेना है। वैसे आप अगर ये आंसर भी लिख देंगे तो ये भी सही है, ठीक है। देखिए आंसर आ रहा है ग्राम, यहाँ ग्राम में डाल देंगे। अब इसका 25 का अथवा वाला पार्ट लगाएंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करती है, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पाई का मान भी हमको दिया है और √3 का मान भी हमको इसने दे रखा है, ठीक। तो चित्र बनाएंगे सबसे पहले। तो क्या बनाएंगे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। अच्छा तो ऐसे चित्र बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल है, 15 सेंटीमीटर की ये जीवा है। यहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर है। ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट ओ मान लेंगे, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हमने चित्र बना लिया। हमको इसमें निकालना क्या है, हमको इसमें जो ये लघु वृत्तखंड इतना, ठीक है, इतना पोर्शन छोटा वाला, इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। बस हमको ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे। तो ये त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल इतने का, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल घटा देते हैं, ठीक है भाई। इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो बस क्या इस छोटे वाले जो संगत लघु वृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो पहले क्या क्या चीजें हमको दे रखी है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिज्या r बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। और हमें क्या दिया हुआ है कोण, तो एंगल दिया है AOB। तो AOB जिसको हम थीटा बोलते हैं, तो थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, ये लिख लेंगे यहाँ पर। बस हमको इतना ही पता है। इसमें पाई का मान दे रखा है 3.14, पाई का मान दे रखा है और √3 का मान भी इसमें हमको दे रखा है क्या 1.73, ये हमको √3 का मान भी इसमें दे रखा है। बस इतना ही पता, इससे हो जाएगा काम और कुछ करना भी नहीं इसमें। अब हमें ये संगत लघु वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर किसके होगा। पहले तो जो त्रिज्य खंड है तो लिखेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड को हमने क्या नाम दिया है OAB। तो OAB भाई त्रिज्य खंड पूरा इतना OAB पूरा है। त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल और माइनस में किसका, माइनस में इसका OAB, या एक काम करते हैं त्रिज्य खंड को OACB लिख लेते हैं, OACB, ठीक है, यहाँ C भी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद माइनस में किसका ये OAB का क्षेत्रफल, तो
ए बी, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल लिख दिया है, यहाँ ट्राइंगल है और यहाँ त्रिज्यखंड है, तो समझ में आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है माइनस, अच्छा ये हमने आपको एक फार्मूला बताया था इसके लिए कि अगर 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, तब तो यहाँ पर हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल लगा सकते हैं। लेकिन अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, उस कंडीशन में आप हमेशा, अगर 90 डिग्री का हो भी तब भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, ये फार्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा कुछ भी हो, 90 हो, 60 हो, 30 हो, 20 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री का अगर होता है तो उसमें एक फार्मूला और यूज हो जाता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो उसमें ये यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें याद नहीं है फार्मूला कि वहां पर बेस इंटू हाइट रखना है, तो आप बस एक ये फार्मूला याद कर लीजिए। इस फार्मूले से यहाँ पर कुछ भी हो, 90 हो, 60 हो, 30, सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लिख देंगे, तो इसका फार्मूला ये हो गया, इसका फार्मूला ये हो गया। अब बस यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 है, यहाँ पर कितना 360 है, ठीक है। पाई, पाई के लिए 3.14 हमें बोला है, 314 लिख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे। अच्छा आर स्क्वायर ना इन दोनों से कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले ना आर स्क्वायर को कॉमन ही ले लेते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ थीटा बटे 360 ये रखा, पाई का मान रखा, माइनस लगा देंगे, 1/2 लिखा, आर स्क्वायर तो हमने कॉमन ही ले लिया था। अब साइन 60 और साइन 60 की, अच्छा साइन 60 अब ना लिखे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखे, √3/2 सीधे लिखते हैं क्या, √3/2, और आर स्क्वायर का मान अब यहाँ पर रखेंगे। तो आर के लिए हमें क्या पता है 15, तो 15 × 15 ये लिख दिया आर स्क्वायर का मान। और यहाँ आप कट भी करते जाएंगे, कट करने का मतलब है 0 से 0, फिर यहाँ 6 कम 6 चित्रंग 36, यहाँ कट हो गया, तो यहाँ आ गया 1/6 मल्टीप्लाई में 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ √3, और √3 की वैल्यू हमको पता है क्या, 1.73, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 15 की 15 से गुणा 225 हो जाता है, ये भी लिख दिया हमने। अब यहाँ से ना, यहाँ 1/4 है और यहाँ 1/6 है, तो यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं। भाई यहाँ से भी 1/2 मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3, और यहाँ क्या है 3.14, और माइनस में क्या 1.73, और बटे में कितना, यहाँ पर कितना 2 बचेगा। अब यहाँ पर ये 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है, ठीक है। तो अब 225 ये बटे में 2 लिखा है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ ना इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब पहले 2 किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, -3 किससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 3 7 21, और 3 एकम 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 225/2, अब ये 6 है, 6 भी बटे में आएगा, भाई 6 भी तो बटे में आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं, तो घटाकर जो आएगा वो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से कैरी 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, यहाँ 1 में 1 गया तो 0 बचेगा पॉइंट, और यहाँ 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ पर 1 भी बचेगा ये, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, तो 3 से कट कर लेते हैं, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 सत्ते 21, 5 15, तो बस अब क्या आ गया 75 मल्टीप्लाई 1.09, और बटे में 2 दूनी 4 हो गया। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ साइड में कर लेते हैं क्या 1.09 मल्टीप्लाई क्या 75, तो 5 नाम 45, और फिर 5 एकम 5 सीधे हो गया, और 7 नाम 63, तो यहाँ 63, 7 एकम 7 सीधे हो गया, ये 5, और यहाँ पर कितना 7, और यहाँ 1, और यहाँ 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है 8175। पॉइंट कहाँ लगाएंगे 1 2, तो यहाँ से 2 अंक इनके पॉइंट लगा देंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, अब ये तो कट ही नहीं होगा यहाँ से, तो यहाँ बना लेंगे 0, ठीक है। 0 लगा के फिर पॉइंट लगा लेंगे, फिर 17 हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ 12 हो रहा है, फिर 3 बचेंगे 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 4 पंचे 20, तो ये आंसर आ रहा है हमारा कुल मिला के 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। वैसे इसमें ना शायद ही मिसप्रिंट छपा हुआ है, इसका जो आंसर है क्षेत्रफल में जो दे रखा है 20.475, जबकि यहाँ पर 3 मिस है, ठीक है। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में अगला सेट नंबर 5 आपको समझाऊंगी, ठीक है।